Good morning, students. Today we discuss your remaining part of the second last chapter in civics, working of institution. Working of institution के तहत जो आपको 3 लेक्चर भेजे गए थे, उस 3 लेक्चर में या 3 लेक्चर जो आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था, उसमें द रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन डेमोक्रेसी एंड व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई थी। लेकिन अब जो ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके माध्यम से हम 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद अगले लेक्चर के माध्यम से हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की चर्चा करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात, पावर्स एंड रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की चर्चा करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ पावर्स एंड रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम आपको करेंगे। ठीक, हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर डिस्क्राइब करेंगे, जरूर उस बातों को पूछेंगे। ठीक है, और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, उसके पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। Since the parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divide the role and powers of the parliament in 2 parts. They are called chamber of houses. जब से पार्लियामेंट ने कह सकते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक केंद्रीय भूमिका निभानी शुरू की है, अर्थात अपना डोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू किया है, तब से अधिकांश जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी रोल्स और पावर्स को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। किसके? पार्लियामेंट के रोल को, अर्थात उसकी भूमिका को, उसकी पावर्स को, उसकी शक्तियों को 2 खंडों में विभाजित कर दिया है। उनको कहा गया दे आर कॉल्ड चैम्बर्स ऑफ हाउसेज। चैम्बर्स आर हाउसेज, उनको या तो चैम्बर कहा गया या हाउस है। चैम्बर क्या होता है? एक पार्ट होता है किसी चीज़ का। ठीक है, फुल बॉडी नहीं होती, चैम्बर किसी बॉडी का एक पार्ट होता है। और ठीक है, उसी तरह से उसको हाउस भी कहा गया। तो हाउसेस का मतलब है कि उसको 2 हाउसेज है, हाउस नहीं, हाउसेज अर्थात 2 पार्ट्स है, वो प्लूरल फॉर्म को बता रहा है। ठीक, तो 1 हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हमेशा याद रखिएगा, अधिकांश देशों में, मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज में ये है कि वहाँ पर एक हाउस में जितने भी मेंबर होते हैं वो बेसिकली डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं बाय द पीपल के माध्यम से। ठीक, एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। ठीक है, और कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, और जो रियल पावर होती है वो वास्तव में इन्हीं के हाथ में होती है। ठीक, तो याद रखिएगा, 1 हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। द सेकंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और अधिकांश देशों में जो सेकंड हाउस है वो इनडायरेक्टली अर्थात इलेक्टेड मेंबर के माध्यम से इलेक्ट किए जाते हैं। पहले में जैसे हमने बताया था, लोकसभा हमारे यहाँ है, तो लोकसभा में क्या है, हमारे यहाँ हम जनता को, हम अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्ट चुनते हैं। उसके बाद जो राज्यसभा होती है, उसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, जो विधानसभा होती है, उनके मेंबर, ठीक है, इन राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्टली, अर्थात चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जब प्रतिनिधि चुने जाएं तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, और जब डायरेक्ट जनता चुने तो उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। और जो इसका सबसे बड़ा रोल होता है सेकंड हाउस का, वो ये होता है कि ये जितने भी स्टेट्स हैं, एक कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं या उस कंट्री के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स के इंटरेस्ट, उसके रीजन्स और उसकी फेडरल यूनिट की देखभाल करना, अर्थात उस पर नियंत्रण स्थापित करना, जो कमियां हों रनिंग गवर्नमेंट की, उस कमियों को दूर करना। ठीक, दूर करने का प्रयास करना। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। हमारे देश में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं। ठीक है, द 2 हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और उनको हम, जिसमें एक हाउस है उसको क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरी हाउस क्या कहता है? हाउस ऑफ द पीपल, अर्थात लोकसभा। ठीक, लोकसभा तो आप जानते होंगे, जिसमें जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और हमारे देश का प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे देश में पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी? 3 बॉडी से मिलकर बनी। एक लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, 3 बॉडी से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर
आइदर हाउस, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। जो प्रेसिडेंट होता है वो ना लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, वो अलग से एक फ्री बॉडी है। उसके बाद दैट इज व्हाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसीलिए जब भी कोई भी कानून तभी कम इन एग्जिस्टेंस होता है, अर्थात तभी वो सामने आता है या तभी वो लागू माना जाता है जब लोअर हाउस और अपर हाउस या लोकसभा और राज्यसभा दोनों कानून को अपने यहाँ प्रोसीड कर दें, पारित कर दें, ठीक। और जब तक राष्ट्रपति उस पर एसेंट नहीं करता, अपनी सहमति नहीं व्यक्त करता, तब तक कोई भी लॉ वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक। अभी आगे इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो ठीक। तो इसके बाद जो पार्लियामेंट की चर्चा, इंडियन पार्लियामेंट की और डिटेल चर्चा इसकी प्रीवियस क्लास में वो हो चुकी है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ हम एक चीज ध्यान रखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोअर चैम्बर या लोअर हाउस क्या है और अपर चैम्बर क्या है या अपर हाउस क्या है। तो अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। उसके मेंबर हमेशा हर 2 साल पर, 1 साल पर उसके मेंबर्स की बात चर्चा करते हैं कि कैसे वो रिटायर्ड होते हैं। तो हमारे यहाँ जो अपर चैम्बर है उसको राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, और लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और लोकसभा के माध्यम से ही सरकार चलती है, ठीक है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम उसको अपर हाउस कहते रहे तो राज्यसभा ज्यादा पावरफुल हो गई, लोकसभा कम। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा ही पूरे देश को चलाने का काम करती है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वो अपर हाउस है तो वो ज्यादा पावरफुल हो गया और लोकसभा लोअर हाउस है तो कम पावरफुल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स, ठीक है। हमारे यहाँ राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ विशेष पावर दी है, बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लेकिन अधिकांश मामलों में लोकसभा सुप्रीम पावर को यूज करती है, सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए कुछ पावर्स को देख लेते हैं। एन ऑर्डिनरी लॉ, जो कोई अगर सामान्य कानून होता है, नीड टू बी पास बाय बोथ द हाउस। कोई भी सामान्य कानून दोनों ही हाउस से पास होना अनिवार्य होता है। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेस, लेकिन अगर उस कानून में कानून संबंधी जो व्यू होता है वो दोनों हाउसेस में उसके व्यूज डिफरेंट है, तो द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ ज्वाइंट सेशन। और तब ऐसी स्थिति में मान लो एक ऐसा बिल आया जिस पर लोकसभा तो सहमत है लेकिन राज्यसभा सहमत नहीं है, ठीक, और वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है। दोनों हाउस का ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट कॉल करता है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कॉल करता है, ज्वाइंट सेशन को प्रेसिडेंट कॉल करता है। और उसके बाद लेकिन उसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो कौन करता है, वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। बात में आ गई। तो बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू बी प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। तो इसमें अधिकांश संख्या में कौन, लोकसभा के मेंबर शामिल होते हैं, तो ऐसे में लास्ट में ये फिर कानून पास हो जाता है, ठीक। तो लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, ठीक, मनी मैटर्स, और मनी मैटर्स में लोकसभा को ज्यादा पावर प्राप्त है। याद रखिएगा, धन के मामले में, वित्त के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो धन विधेयक है, जो फाइनेंशियल कह सकते हैं कि बिल है, वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा उसको अपने पास 14 दिन तक रख सकती है बस केवल, लेकिन उसको वो चाहे पास करे चाहे ना पास करे, वो उससे पूरी सरकार चलती है, वित्त से पूरी सरकार चलती है, पूरा देश चलता है, इसलिए वो अंत में लोकसभा के द्वारा ही पास कर दिया जाता है। समझ गए। बस राज्यसभा उसको 14 डेज के लिए सजेशंस के लिए या कुछ चेंज करने के डिले कर सकती है, लेकिन ये लोकसभा पर डिपेंड है कि द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दी चेंजेस, कि लोकसभा उस चेंज को स्वीकार करे या चाहे ना करे, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बात करते हैं कि लोकसभा क्या करती है, कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो लोकसभा होती है जिसमें मतलब कह सकते हैं कि जो गवर्निंग पार्टी है उसके और अपोजिशन दोनों के मेंबर होते हैं, तो वो क्या करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का काम करती है। जैसे लोकसभा में बहस होती है, ठीक, तो क्या नियंत्रण का ही काम है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। और लोकसभा में जिस सरकार का या जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट होता है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर नो कॉन्फिडेंस ला देते हैं अर्थात अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं, तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है, ठीक है, पूरी सरकार गिर जाती है।
इसी को कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाती है, लोकसभा के मेंबर लेके आते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, बट द राज्यसभा डज नॉट हैव पावर। लेकिन राज्यसभा को ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो सरकार को गिरा सके। बस सरकार के कामों में वो केवल संशोधन की मांग कर सकती है, किसी बिल को पास नहीं कर सकती, बस इतना ही कर सकती है। लेकिन सरकार को गिराना लोकसभा राज्यसभा की बस की बात नहीं है। तो अब तो ये तो क्लियर हो गया ना कि किसके पास ज्यादा पावर है, लोकसभा के पास इस मामले में ज्यादा पावर है। ठीक, तो अगला जो आपको अब लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात और प्राइम मिनिस्टर एंड उसके काउंसिल की बात की जाएगी।